तो बच्चों आज हम नए सेक्शन पे जाते हैं और आपको एक नया शब्द सिखाते हैं। सबसे पहले इम्पीडेंस। तो ये इम्पीडेंस क्या है? ये रेजिस्टेंस का जनरलाइजेशन है। हम लोगों ने 3 सर्किट पढ़ लिए अभी तक। देखिए पहले समझ लेते हैं। आर सर्किट, सी सर्किट और एल सर्किट। आर सर्किट में हमने ये देखा कि जो आई नॉट था वो ई नॉट अपॉन आर आया। सी सर्किट में ई नॉट अपॉन हमारे पास क्या है, एच सी, जिसको आप ई नॉट अपॉन 1/ओमेगा से भी कह सकते हो। और यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू आया ई नॉट अपॉन एक्सएल या ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ये चीज हमने देखी। तो तीनों में हम देख रहे हैं ई नॉट अपॉन सम रिएक्टेंस है। यहाँ रेजिस्टेंस नाम था, यहाँ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, यहाँ रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टिव सर्किट। या आप ऐसे लिख भी सकते हैं, वी हैव ऑब्जर्व। हमने अभी तक ये ऑब्जर्व किया। और इसके नीचे थोड़ा और भी लिखेंगे, 2-3 लाइनें छोड़ दीजिए। सो इन जनरल थोड़ा और भी कंपेयर करना है। आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन कैपिटल जेड। मतलब जनरल वर्ड लिख दिया मैंने। फिर जेड इज कॉल्ड impedance of the circuit of the circuit। तो हमने जो रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस था उसको जनरलाइज कर दिया और उसकी जो एक जनरल वर्ड लिख दिया जेड। मतलब दैट इज, आप ऐसे समझिए, फॉर आर सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो जो जेड होगा वो क्या होगा, आर ही होगा। ऐसे फॉर सी सर्किट, जो जेड होगा वो एच सी होगा, मतलब 1/ओमेगा सी होगा। और आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर एल सर्किट, जेड इक्वल टू एच एल या ओमेगा एल। तो ये समझ में आया होगा। अच्छा, जनरल वो है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस समझ लो, उसको ई नॉट को डिवाइड कर दो उससे, तो आपको मैक्सिमम करंट मिलती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि इम्पीडेंस किसी सर्किट का क्या होता है। बच्चों अभी तक जो सर्किट है वो बहुत सरल लिए गए हैं, या तो खाली आर या केवल सी या एल। अब आगे को हम दो दो करके भी लेंगे, तो उन दोनों का कंबाइंड जो निकलेगा रिएक्टेंस, उसे भी जेड ही नाम देंगे, इम्पीडेंस। इसका मतलब अभी इम्पीडेंस से 3-4 एक्सप्रेशन और होंगे, ऐसे समझ लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से अभी तो समझ में आ ही गया होगा कि इम्पीडेंस किसको कहते हैं बेसिकली। तो इम्पीडेंस के फर्दर एक्सप्रेशन बाद में करेंगे। अब आप लोग इसमें थोड़ा सा नीचे आ जाइए। अब हम लोग बात करते हैं फेज फैक्टर पे।
दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, हेडिंग डालिएगा फेज फैक्टर। फेज में जो अंतर आता है ये वो है। तो हमने ये देखा कि नॉर्मली करंट और ईएमएफ एक ही फेज में नहीं भी रहते कई बार। तो जो उनके बीच फेज का डिफरेंस है उसी को फेज फैक्टर कहेंगे। इन जनरल लिखिएगा, वी हैव ऑब्जर्व दैट ईएमएफ and current are not in same phase. एक एक करके लिख जो लेते हैं। फॉर आर सर्किट अगर बात करें तो जो उनका फेज डिफरेंस आता है वो क्या आता है? जीरो। जीरो का मतलब दैट इज ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज। आप कहेंगे ऊपर तो कह रहे थे कि आप सेम फेज में नहीं होते। मैंने इन जनरल लिखा है, मतलब एक ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होता है, नॉर्मली वो अलग फेज में रहते हैं। केवल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है जब दोनों एक ही फेज में है। फॉर सी सर्किट आप लोगों को याद है कि फाइव कितना लिखेंगे हम सी सर्किट के लिए? फाइव बाई टू। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसमें करंट आ गई थी सी सर्किट में, करंट लीड्स ईएमएफ बाई पाई बाई टू। तो फेज डिफरेंस दोनों का पाई बाई टू का है। करंट आगे चलती है, ऐसा ही है मेरे ख्याल से। अच्छा, तो तीसरे में रिवर्स हो जाएगा फिर। फॉर एल सर्किट फाइव इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, that is current lags behind EMF by pi by 2। करंट पीछे चल रही है, ऐसे सोच सकते हैं। तो इससे ये समझ में आया कि अभी तो ये सरल सर्किट थे, तो ठीक पाई बाय टू का डिफरेंस आया फेज में। अब कई बार जरूरी नहीं है पाई बाय टू आए, कुछ और भी आ सकता है। तो इन जनरल हम इनको ऐसे लिखेंगे। सो इन जनरल we will represent EMF as equal to E naught sin omega t and करंट को कैसे लिखेंगे? I इक्वल टू आई नॉट साइन। इसको ठीक ओमेगा टी में ही नहीं लिखेंगे हम, कैसे तय कर सकते हैं? एजी फेज में है तो ओमेगा टी प्लस सम फाई। हियर फाई इज कॉल्ड, तो फिर फाई को हम क्या कहेंगे? कॉल्ड द फेज फैक्टर।
तो फेज फैक्टर क्या होता है, हमने ये समझा है, तो इन जनरल हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5 फेज फैक्टर कहते हैं। 5 ये बताता है कि दोनों एक ही फेज में है या डिफरेंट फेज में है, अगर अलग अलग फेज में है तो कितना डिफरेंस है। तो आप चाहें तो अभी मैंने डायग्राम बनवाया था पीछे, उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले वाले में आर ये था, और जो 5 था वो क्या था, 0 था, और जो जेड था वो भी आर ही था, इम्पीडेंस। दूसरे में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो आर तो इधर को है, इसमें सी सर्किट है, तो रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, और ये इधर को मान लेते हैं, ये एच सी जितना हो जाएगा 1/ओमेगा सी, और दोनों के बीच ट्रायंगल π/2। यहाँ पर जेड कितना है, एच सी, और फाइव कितना है, π/2। अगर तीसरे में दिखाना है तो ये आर, ये एच है, मतलब ओमेगा एल, ये एंगल -π/2। तो यहाँ पर जो जेड है वो एच एल है या ओमेगा एल है, और जो फाइव है वो -π/2 है। तो हमने ऐसे दिखा दिया। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है, आपके दिमाग में उठना चाहिए कि हम वेक्टर की तरह दिखा रहे हैं, एच से एल, एच सी, ना, क्या ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये हम बात समझाने का एक तरीका है। यहाँ पर लिखिए प्लीज आप लोग, मेरे पास तो जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। Here we should note that resistance, capacitance and inductance, resistance, capacitance and inductance are not vector quantities, are not vector quantities. We did it only to derive an easy representation. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम नए उस पे जाते हैं, कुछ नए आर्टिकल पे, और मैं अब आपको एक नया सर्किट लेके चलता हूँ। अब कॉम्बिनेशन लेते हैं, 8 से ज्यादा सी आर सर्किट हेडिंग डाल दूंगी, सी आर सर्किट। तो नाम से क्लियर है, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस, और इसको ईएमएफ से अल्टरनेटिंग जोड़ दिया बस। तो ये आर, इसका कैपेसिटेंस सी, और ये इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम अभी सीरीज पर ही फोकस कर रहे हैं बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ध्यान नहीं दे रहे। पहले सीरीज ही समझ लें, अगर आपको लगेगा कि पैरेलल भी पढ़ाना है तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा बाद में।
और नहीं लगा तो ठीक है, इतना ही चल लेंगे। तो हम क्या ले रहे हैं इस बार, देखिएगा, लेटेस्ट स्टेट और कैपेसिटर of capacitance C and a resistor of resistance R. ठीक हो गया। Both are connected in series as shown with an AC source of EMF E equal to E naught sin omega t। ठीक हो गया। आप कैसे करें, तो बच्चों किसी समय पर हम कुछ मान लेते हैं करंट, at time t current in the circuit be I। ठीक हो गया। तो अब कैसे होगा, तो नेट ईएमएफ ओम्स लॉ, हर बार हम वही लगा रहे हैं, यूजिंग ओम्स लॉ। नेट ईएमएफ हमने सी सर्किट में भी यही किया था कि कैपेसिटर जो है इंडक्शन रिएक्टेंस है ना उसका, तो नेट जो होगा ई माइनस, याद है, क्यू बाई सी नेट इक्वल टू, इस बार आई आर भी आ जाएगा क्योंकि आर है आपके पास अब। बस इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस टू बाई सी इक्वल टू आई आर। आपको करंट में लाना है ना पूरा एक्सप्रेशन, तो क्यू को डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी क्यू बाई डी टी वो आई हो जाएगा। तो लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग पूरी मैथ से, आप फिजिक्स हो गई जितनी होनी है, डिफरेंशिएटिंग with respect to time t we get e naught sin का cos omega t और omega t का omega minus I upon c equal to r di upon dt, where I का मतलब d2 by dt। हमारे पास ये हो गया। तो c से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या हम इसे कैसे लिखें, डी आई बाई डी टी आर से डिवाइड, ठीक है, प्लस आई अपॉन, ये हो जाएगा आर डी आई बाई डी टी आई अपॉन सी इक्वल टू ओमेगा ई नॉट क्रॉस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना।
अब बच्चों ये आई में डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत टफ नहीं होता, लेकिन चलो हम मानते हैं आपको परेशानी है, तो और सरल तरीका है। हम इसका सॉल्यूशन, हमें पता है क्या लेना चाहिए, आपको भी पता है वो। पहले मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ ना। दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर differential equation in I. Differential equation in I. इसका मतलब इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। मैं मान लेता हूँ इसका सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन भी हमने पहले ही तय कर रखा है कि हम क्या लेंगे। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, याद है। हमने कहा कि ये सॉल्यूशन है। अच्छा, अच्छा ये अगर सॉल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई करेगा फिर इक्वेशन वन को। ये पर लाइन भी लिख लेते हैं। सो इक्वेशन टू will satisfy इक्वेशन वन। अच्छा, अब मैंने जो इक्वेशन टू लिख दी बच्चों, उसमें आई नॉट और फाइव अननोन है। हाँ, क्या अननोन है, हमें नहीं पता अभी पीक करंट कितनी है और फाइव कितना है। हमें जो ये सब वैल्यू पता थी वो सिंगल सर्किट की लेती, अभी तो डबल है। अभी जो सर्किट है बच्चों वो आरसी सर्किट है ना, दो चीजों का। तो हमें ये दोनों निकालने हैं, बल्कि आगे के हर डेरिवेशन में यही निकालने हैं, आई नॉट और फाइव। अभी हम आरसी में कर रहे हैं, फिर हम एलआर में करेंगे, फिर हम सीआर में करेंगे, मतलब जिसमें भी करेंगे, तो आप फिर एलसीआर टोटल में भी करेंगे। हर बार एक ही तरीका लूंगा मैं, और आपको लगेगा यार ये बड़ा आसान हो गया, सब में एक ही जैसा तरीका है। हर बार यही लिखेंगे कि ये सॉल्यूशन इक्वेशन टू ऐसे ही लेंगे और इसे रख देंगे, बस अपने आप आ जाएगा। तो लिखिए प्लीज। अब इक्वेशन टू में रखेंगे आप आर डी बाई डी टी, ब्रैकेट में आई चीजों पर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस आई नॉट अपॉन सी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू ओमेगा ई नॉट क्रॉस ओमेगा टी। तो यार ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर आई नॉट भी आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्रॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा टी करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, प्लस आई नॉट अपॉन सी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा ई नॉट। प्लीज आप इधर देखिए, इधर लेफ्ट साइड ओमेगा टी प्लस फाइव आ रहा है ना, तो राइट साइड ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव कर सकते हैं। इसको आराम से समझिए। ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव, तो क्रॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। ये ओमेगा टी प्लस फाइव को ए समझना पूरे को। हाँ, तो राइट साइड को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ओमेगा ई नॉट क्रॉस ए क्रॉस बी माइनस साइन ए साइन
Now comparing coefficients of sin omega t plus phi and cos omega t plus phi. We get ओमेगा आर आई नॉट इक्वल टू कितना होगा? भाई क्रॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में क्या है? ये फर्स्ट टर्म ओमेगा आर आई नॉट, और राइट साइड में क्रॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? ओमेगा ई नॉट क्रॉस फाइव। तो ओमेगा तो कट ही गया, तो आपके पास आ जाएगा आर आई नॉट इक्वल टू ई नॉट क्रॉस फाइव। क्वेश्चन नंबर 3, 8 बनी क्वेश्चन। ऐसे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का कोफिशिएंट बराबर करिए प्लीज। तो लेफ्ट साइड में आई नॉट अपॉन सी, राइट में माइनस ओमेगा ई नॉट साइन फाइव। दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा? माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू ई नॉट साइन फाइव। तो आप इसे क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए। हमें फाइव और आई नॉट चाहिए। हर सवाल में यही बनेगा, और ये बहुत आसान मेथड है बच्चों। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 करिए प्लीज। साइन क्रॉस जहां आ गए चीजें आसान हो जाती हैं। Squaring and adding equation 3 and 4. We did। तो भाई जब लेफ्ट साइड में स्क्वायर करो तो आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर, और राइट साइड में ई नॉट स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, तो वन हो जाना है। तो आई नॉट स्क्वायर ये आर स्क्वायर प्लस ये एट सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से आई नॉट इक्वल टू आ गया ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच सी स्क्वायर। मैक्सिमम करंट ये मिली। आप बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं? ई नॉट अपॉन जेड इम्पीडेंस, दैट इज हियर इम्पीडेंस जो है जेड है, मतलब जेड मतलब इस बार क्या है? आर स्क्वायर प्लस एच सी स्क्वायर। तो आरसी सर्किट में मैक्सिमम करंट कैसे निकालते हैं? इम्पीडेंस क्या होता है? कुछ नहीं करना है, जनरल आई मान रट्टू हो गया। तो
हमारे पास इम्पीडेंस भी आ गया, ये भी आ गया। एक चीज और, फाइव भी तो निकालना है, तो इक्वेशन 3 और 4 से 10 फाइव निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? एज यूजुअल, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3 पीरियड, लेफ्ट साइड में ई नॉट साइन फाइव अपॉन ई नॉट कॉस फाइव। राइट साइड को मैं लिख सकता हूँ -HC I0 अपॉन RI0। क्रॉस का फॉर्मूला मैंने गलत तो नहीं लगा दिया? सॉरी, प्लस होता था बेटा क्रॉस A-B में। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं खाली माइनस की टेंशन में था, तो अच्छा हो गया। क्रॉस A-B का लगाया ना हमने, तो प्लस होना चाहिए था। ठीक है, तो हो गया। तो यहां से आपको 10 फाइव = HC/R मिलेगा। और फाइव लिखना चाहो तो आप टेन इनवर्स भी लिख सकते हो। So current in the circuit is, current in the circuit, in the RC circuit, ACR circuit, is I equal to I naught is over E naught upon under root R square plus HC square। ये I naught हो गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव का मतलब टेन इनवर्स HC अपॉन R। ये होती है बच्चों करंट RC सर्किट में। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर दीजिए। तो करंट अभी ईएमएफ से आगे है पीछे है? प्लस है ना अभी भी। प्लस फाइव जो है वो टेन इनवर्स इतना है, दैट इज करंट लीड्स ईएमएफ बाय एन एंगल फाइव, दैट इज टेन इनवर्स HC/R। इससे निकलेगा करंट इतना आगे चल रही है। तो अगर आप बनाना ही चाहें, ये ई और आई का एक्सप्रेशन है, और ये आपके पास एक्सप्रेशन है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो बच्चों, करंट थोड़ा आगे चल रही है, और वो ठीक π/2 भी नहीं है जो मिड पॉइंट पे आ जाए। थोड़ा सा आगे से शुरू कर देते हैं करंट को फिर भी हम। तो ऐसे काटते हुए इस टाइप का चलेगी। तो ये आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। जहां अब आई नॉट हमारा इतना बड़ा आया है, देखो ये, और फाइव ये है। तो करंट थोड़ा आगे है,
कितना आ गया वो न्यूमेरिकल वैल्यू पता लगेगी। तो ये हमारे पास सीआर सर्किट कंप्लीट डिस्कशन हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा ही। आप इसमें ना जो लास्ट में निकाला वो चीजें ऐसे भी निकाल सकते थे। देखिए, आपको ये पता था आरसी सर्किट में कि इधर को आर होता है और इधर को एच सी होता है। अभी पीछे बनाया भी था ना, मोनोपोनोमीटर मतलब। तो अगर आप इनको वेक्टर नहीं है लेकिन अगर दिखाना चाहेंगे तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, आप सोचिएगा। दोनों के बीच का एंगल तो 90 था, दोनों का रिजल्टेंट ये था। ये जेड समझिए। तो अगर वो एच सी था तो ये डॉटेड भी एच सी होगा इधर। और पाइथागोरस से, और ये एंगल फाई वेक्टर से दिखाना चाहेंगे जेड, तो आप पाइथागोरस से अपने आप समझ जाएंगे कि अच्छा आर स्क्वायर प्लस एच सी स्क्वायर ही आ रहा है। और टेन फाई अगर आप निकालेंगे तो एच सी अपॉन आर ही आ रहा है ना। तो आप ये वाला नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट आ जाता है। जेड इतना है। मैंने थोड़ा मैथमेटिकल किया डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से। मुझे लगता है वो एक हर सवाल में फिट बैठता है, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो उम्मीद है आपको ये काफी पसंद आया होगा। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या किया है हमने इस डेरिवेशन में। आप इसको देखिएगा प्लीज। मैंने ये आर और सी ले लिए, ठीक है। आरसी सर्किट लिया। तो इस आरसी सर्किट में क्या किया मैंने, एज यूजुअल ईएमएफ और रिएक्टेंस होगा कैपेसिटर का जो इंड्यूस करेगा, और मेन ईएमएफ को लेंस लॉ से अपोज करेगा। कल भी हुआ था। तो ई माइनस क्यू बाई सी नेट ईएमएफ इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। वैल्यू रखा, क्यू हटाना है तो डिफरेंशिएट कर दिया, और एक इक्वेशन वन आ गई मेरे पास। इक्वेशन वन आने के बाद क्या किया, उसका एक सॉल्यूशन बना। ये आप याद रखिए, ये हर जो यही रखनी है। अगर ये सॉल्यूशन है तो इक्वेशन वन में रख दीजिए। रख दिया सब। अब आपका ये आया यहाँ पर। हर सवाल में ये भी रटा रटाया तरीका होगा। आगे के ये रख दिया और कंपेयर करेंगे। एक बार स्क्वायर करके जोड़ देंगे, एक बार डिवाइड कर देंगे। हमेशा आपको फेज और मैक्सिमम करंट अपने आप मिलता जाएगा। अब ड्राफ्ट ड्रॉ कर देंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आ चुका होगा। तो आज भी इतना ही करते हैं। थैंक यू।